अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टेन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ कहूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो और आने वाला आपकी ज़िंदगी का हर दिन ढेरों ढेर कामयाबियाँ और आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकती है और इसको आप कर सकते हैं अगर आप अपने पास्ट को कहीं पीछे छोड़ दें। जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपनी माजी की गलतियों को, माजी के तजुर्बात को जो है वो साथ लेके चलते हैं, स्पेशली अगर गलतियों की बात करें और सारी ज़िंदगी उस पर पछताते रहें और उससे कुछ सीख नहीं लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आने वाले वक्त में भी जो है वो अजीरन बन जाती है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने जो भी आपके पास के एक्सपीरियंसेस हैं उससे कुछ ना कुछ सीखें और उस सीख को अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चलें, ना कि पछतावों को, ना कि अपनी माजी को खुद को कोसते रहने से, दूसरों को कोसते रहने से ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात और परेशानियां बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल करें और जितना हो सके दूसरों की ज़िंदगी को आसान करें, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के साथ भलाई करने की, नेकी करने की कोशिश करें और अपने दिन को भी अच्छे से गुजारें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आज का जो आपका दिन है वो बहुत साजगार रहे, आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं, जितने रुके हुए काम हैं वो भी हो जाएं। और अगर आप किसी सफ़र पर हैं तो अल्लाह पाक आपके सफ़र को आसान करे। अगर हम बात करते हैं अपने मुल्की हालात की, तो मुल्की हालात भी जो है वो कुछ साजगार नहीं है। डिफरेंट तरह की फील्ड्स की हम हर रोज़ बात करते हैं कि स्पेशली फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो है शोबे फैसलाबाद से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग फैसलाबाद के ज़मीन पर आते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए, दूसरे शहरों से भी आते हैं। जब हम मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं और शहरों में होने वाली कारोबार की बात करते हैं, तो हमारी मुल्क की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से आता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऐसी है जिसका हमारे मुल्क की इकॉनमी में बहुत अहम किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बहुत सारे वसाइल होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी सर उठाते हैं। हमारे फार्मर्स को उस तरह के अभी भी उनके राइट्स कह लें या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है अपनी ही फील्ड को लेके, और नई जिद्दतों के साथ वो अभी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ उतना दोस्ताना जो रवैया है, जो रिश्ता है, उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो किस तरह से फार्मर्स की जो ज़िंदगी है आज भी मुश्किल है, किस तरह से वो मार्केट में एक्सेल कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ताहिर रज़ाक गुज्जर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और किसानों के मसाइल पे बात करेंगे और इसका क्या कोई हल भी है, इस पे अपडेट करने के लिए हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि किसान हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी जहाँ हालात या पूरी दुनिया जिद्दतों की तरफ जा रही है एग्रीकल्चर को स्पेशली लेकर, हमारे यहाँ अभी भी किसान के बहुत सारे मसाइल हैं। जी देखिए, जिस तरह दुनिया में तरक्की हो रही है इसी तरह हमें अपने फार्मर्स को भी तरक्की के लिए कोशिश और जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये मुद्दा उठाया। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो काश्तकार है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ काश्तकार की कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं करेंगे तो हम तरक्की की वो टारगेट पूरे नहीं कर सकें जो हमें रिक्वायरमेंट हमारी है मुल्क की। दूसरी बात कि जो काश्तकार है वो अब उसका जो असासा है या यूनिट है वो दिन ब दिन छोटा हो रहा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी कमज़ोर हो रही है। इस महंगाई में बिजली आए दिन महंगी हो रही है, डीज़ल आए दिन महंगा हो रहा है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है जिससे उसके माशी हालात दिन ब दिन तंग हो रहे हैं। दूसरे जो दुकानदार हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे बाज़ार में हैं तो वो आज रेट चेंज हुआ तो सुबह उन्होंने खुद चेंज करना। हमारा रेट जो है वो 6 माह के बाद, 3 माह के बाद और 1 साल के बाद जब गन्ने की फसल आती है उस वक्त होता है। तो हम अपनी माशी हालात को कैलकुलेशन हमारी सारी डिस्टर्ब हो गई है इस जो पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम फ़िक्रमंद हैं और हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी कीमत कम से कम 3 माह तक एक ही होनी चाहिए ताकि काश्तकार को मुश्किलात पेश ना आए जो रोज़मर्रा आजकल आ रही हैं।
जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें कि दिन ब दिन जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कहा कि बढ़ती जा रही है, तो अब्दुल रहमान, एक किसान जो अपनी फसल पे जो है वो मेहनत भी करता है, अपना जो है अनाज उगाता है, जब उसे मार्केट में बेचने जाता है तो उसको जो है उतने जो है वो भाव नहीं मिलते हैं या उतना उसको रिटर्न नहीं मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है। और फिर जब वो पहले तो वो बेचने जाता है, लेकिन जब बाद में एज अ परचेज़र या ख़रीदार वो मार्केट से वही जो है वो सामान अगर परचेज़ करता है तो उसको महंगे दामों मिलता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि अपना ही उगाई हुई फसल पे उनको जो मुआवजा है वो उस तरह से नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते हैं? और थैंक यू ज़ीनत। देखिए, जैसे पाकिस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका वो अपना रेट तय करता है। ये फार्मर्स के लिए जो रेट है वो मार्केट तय करती है या गवर्नमेंट तय करती है, और यही सबसे बड़ा मसला। देखें, गंदम हो जाती है तो किसान के लिए ज़रूरी है कि जो सरकार का रेट है उस पर बेचे। वो घर पे नहीं रख सकता गंदम, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर वो घर पे नहीं रख सकता तो उसको अपनी मर्ज़ी का रेट लगाने दिया जाए कि वो जिस रेट पे चाहे मर्ज़ी दे दें। सरकार अपनी ही मर्ज़ी का लगाया हुआ रेट ज़बरदस्ती उससे लेती है। कपास का रेट है, सरकार ने अपना तय किया हुआ है। कपास ज़्यादा हो जाती है तो जिनिंग फैक्ट्रीज़ वो रेट कम पे लेती हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर फार्मर ज़्यादा रेट करना चाहे तो उसके लिए मसला आ जाता है। इसी तरह से चावल आ गए या कैनोला आ गई या दीगर जितनी भी इजनास है, किसान के लिए ये अपना रेट तय करना बहुत बड़ा मुश्किल जो है वो काम बन चुका है। उसको सरकारी रेट पर बेचना पड़ता है। फिर जो होता क्या है, गंदम अब उसने सरकारी रेट पे बेच दी। पिछले साल की बात करें 4000, गंदम चली गई 6000 पे। अब उसको जब चाहिए दोबारा से बीज के लिए तो वो 6000 रुपये पे लेने पे मजबूर है, वही गंदम जो 4000 पे सरकार ने उठाई है। तो ये बड़ा मसला है। फिर सरकार जब गंदम उठाती है तो उसमें ये तमीज़ नहीं करती कि कौन सा सीड है, कौन सी फूड के लिए। वो सीड के लिए भी उठा के ले जाते हैं और बाद में सीड कम हो जाता है। जैसे कि अभी हुआ है कि कम से कम 15 से 20% सीड जो है वो इस वर्ष कम हुआ है, जो सर्टिफाइड सीड हम कहते हैं, क्योंकि वो सरकार ने वो उठा लिया और चक्की वालों को दे दिया। तो ये देखिए, दो चीज़ें हैं। फिर जो इसमें आड़ती भी पैसे कमाता है। जब किसान मंडी में लेके आता है चीज़ें, आड़ती होता है एक, आगे उसने एक बिठाया होता है जिसको फड़िया कहते हैं। यानी कि एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा जो वो बेचारा बियर करता है, फिर उसी पैसों से आड़ती कमाएगा क्योंकि वो लेता है बोली में। फिर वहीं से जो फड़िया कमाएगा, फिर वहीं से जो है वो उससे चीज़ें जो है वो रेडियों पे आएंगी और एट दी एंड जब वो क्लाइंट तक पहुंचेंगी तो वो कम से कम 100 गुना ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी होंगी। कि अगर वो मंडी से अपने फ़र्ज़ करें कोई चीज़ जो है वो 5 रुपये में दे रहा है, तो जब आम जो है वो आम गाहक तक पहुंचेगी तो वो 100 रुपये तक जा चुकी होगी। तो ये सारा प्रॉफिट उसके पास नहीं आएगा। वो बेचारे के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, यहाँ पर किसान नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर वो खर्चे नहीं पूरे करते, और बाहर से फिर जब हम मंगवाते हैं तो फिर वो महंगे दामों भी खरीद लेते हैं। क्योंकि जब इस तरह से महंगे दामों बिक रही है किसान के साथ, ये जो है वो सरासर ज़्यादती भी है। तो इसमें मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर एग्रीकल्चर फील्ड की और डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट का इसमें क्या रोल है, वो किस तरह से जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, ताकि उनको एटलीस्ट उतना मुआवजा मिले जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितनी उनकी मेहनत है। क्योंकि आपको पता है काश्तकारी पे एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूरा सीज़न निकलता है। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर जब उनकी कमाई का वक्त आता है तब उनको जो है उनको मुआवजा भी उनके मनपसंद नहीं मिले और वो फिर घाटे में जाए, तो उसका मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है। देखिए नहीं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका काम मुआवजा देना नहीं है। उसका काम है बेहतर सीड देना, बेहतर रहनुमाई करना, बेहतर ज़रूरी अद्वियात का इंतखाब करना और फार्मर को तरजीही बुनियादों पर ट्रेनिंग देना। दूसरी रही बात कि जिस तरह आजकल महंगाई का दौर है, डीजल बहुत महंगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। अब जितने की वो सब्ज़ी आ रही है उतने से डबल उसका रेट है कि अगर आप सिंध से सब्ज़ी मंगा रहे हैं या आप स्वाद से प्याज मंगा रहे हैं, तो हमें अब तब्दीली लाने की ज़रूरत ये होगी कि हम हर ज़िले की सब्ज़ी जो है ना उसकी डिमांड और उसकी आवाम की ज़रूरियत के मुताबिक उस ज़िले में पैदा करें। चावल तो नहीं पैदा कर सकते, चावल का एरिया कुछ और है, काटन का एरिया कुछ और है, गन्नम तो पूरे पाकिस्तान में हो रही, लेकिन कम से कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती होने का मेरे पास तो यही तजवीज़ भी है और फार्मूला भी है कि हर ज़िले को अब अपनी सब्ज़ी खुद उगानी पड़ेगी। उसके लिए हुकूमत को भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फार्मर को भी होगी, ताकि देखें पहले हमें स्वाद से प्याज आ रहा था बलूचिस्तान से, जितने के वो प्याज की बोरी है उससे 2 गुना ज़्यादा उस पर चार्जेस आ रहे हैं। पहले ये चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं थे। टमाटर हमारा ज़्यादा सिंध से आता था, अब हमें हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना पड़े
और ग्रीन हाउसेस की मदद से हमें फैसलाबाद की सब्ज़ी फैसलाबाद में उगानी पड़ेगी, उससे सारफ को सस्ती सब्ज़ी भी अवेलेबल होगी और ख़र्चे भी कम होंगे। और दूसरी बात रही कि हमें जो क्रॉप जोनिंग है उस पर भी फोकस करना चाहिए कि कौन से एरिए में कौन सी बेहतर सब्ज़ी लग सकती है, कौन सी बेहतर फसल लग सकती है। और दिन ब दिन हमारे पास जो पानी है, मीठा पानी है, वो कम हो रहा है, तो हमें जो फ्लडिंग हम कर रहे हैं अपने ज़मीनों में फसलों के अंदर, उस पर हमें गौर करना चाहिए। हमें ड्रिप इरीगेशन की तरफ आना चाहिए, हमें स्प्रिंकल की तरफ आना चाहिए, ताकि हमारा पानी भी बच सके। आइंदा 5-10 साल के बाद हमें पानी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे कि डिपार्टमेंट की बात की कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट देता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और इस हवाले से अगर अब्दुर्रहमान पहले भी हम जितने भी सेशन कर चुके हैं उसमें ये हम हमेशा से बात करते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अगर खादों की फ्राहमी की बात की जाए तो जाली खादें भी हैं। तो किस तरह से किसान के लिए ट्रेनिंग सेशन और ये अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी काश्तकारी को, उसकी फसल को लेके, ताकि उसको पता हो कि वो जो खाद इस्तेमाल कर रहा है वो मियारी है और वो असली खाद है। देखिए जी, खाद के हवाले से तो चेक करना बड़ा मुश्किल होगा, वो तो जब रिजल्ट देगी तब पता चलेगा कि गैर म्यारी खाद थी, वो रिजल्ट नहीं आया, डीएपी डाल दी है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ी, उसको अंदाज़ा हो जाएगा, तब फ़ायदा नहीं होता। ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, पेस्टिसाइड्स के हवाले से ये उनका काम है कि बार बार जाके चेक करें कौन असली बेच रहा है, जो जाली बेच रहा है उस पर पर्चे दें और जाली को ज़ब्त किया जाए, क्योंकि फार्मर तो ये ट्रेनिंग के बाद भी शायद ना जायज़ा ले सके। हाँ, जैसे ताहर साहब ने निशानदेही की कि एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, वो भी होनी चाहिए। जैसे ये मंडी को निकाल दें, जो वेजिटेबल या फ्रूट्स है उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो ड्राई आइटम्स हैं जो गल्ले के हवाले से है, वो किसान को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सके, कि वो गांव देहात में बैठा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए डायरेक्ट मार्केटिंग करे, या उसको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए दराज की तर्ज पर एग्रीकल्चर के हवाले से, कि जहाँ पर एग्रीकल्चर आइटम्स हों। जैसे मुख्तलिफ दुनिया के प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए कि यहाँ पर फार्मर रजिस्टर्ड हों और शहर के जो लेने वाले, उसमें जब डायरेक्ट फार्मिंग होगी और बीज के लोग मिट जाएंगे दरमियान से, तो चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी और जो प्रॉफिट रेशो है वो किसान के लिए बरकरार रखना भी मुमकिन होगा, और अगले साल के लिए जो फसल भी लगानी मुमकिन होगी। फिर इसमें किसानों के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स जैसे सर्टिफाइड बीज के हवाले से, या पानी कैसे लगाना है गंदम के हवाले से, ये सारी होनी चाहिए कि पानी अगेती फसल के फ़ायदे क्या है, पछेती के नुकसानात क्या है, इस तरह से चीज़ें। कमाद में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, अभी जो कमाद चल रहा है उसमें मखलूत काश्त कैसे करनी है। जैसे ये कमाद की फसल हो रही है, अभी यहाँ पर सितंबर काश्त लग रहा है, तो उसमें साथ में कैनोला लगा दें, साथ में कोई जो है वो और फसल लगा दें, तरबूज वगैरह, या इस तरह से कोई वेजिटेबल लगा दें जो डबल फ़ायदा दे, कि वो अखराजात में निकाल लें। तो इस तरह से फिर क्रॉप जोनिंग की बात तार साहब ने निशानदेही की कि तय किया जाना चाहिए कि कौन सा एरिया किसके लिए बेस्ट है। शुगर मिल्स की वजह से पूरे पंजाब की क्रॉप जोनिंग ख़राब हुई है। इंडियन पंजाब की देखिए क्रॉप जोनिंग है कि वहाँ पर एक इलाका जो कपास का वहाँ पर दूसरी फसल नहीं लगेगी, जो गंदम का इलाका वहाँ पर गंदम ही लगेगी, और उसका टाइम होगा कि एक टाइम तय हो कि नवंबर के बाद जो है वो गंदम नहीं लगाई जा सकेगी। फिर वो आप किनोला लगाएं, कुछ और लगाएं, लेकिन गंदम ना लगाएं, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होता और पैदावार कम होती है और ज़मीन भी आपकी बाउंड होती है, फ़ायदा भी नहीं होता। इस तरह के कुछ असूल अगर बना लिए जाएँ, पॉलिसी बना ली जाए, तो उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा कि फार्मर भी कमाएगा और हमें भी बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि ज़मीन को लेके जो है वो मसले मसाइल है, काश्तकारी को लेके हैं, तो अभी तो इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं गई हैं, जैसे अब्दुर्रहमान ने भी बात की है। तो इन मौजूदा हालात में फिर किसान किस तरह से सारे हालात को के साथ गुजारा कर रहा है? देखिए जी, काश्तकार वो तबका है जिसको मौसमी जो क्लाइमेट चेंज है उसका भी सामना वो कर रहा है। उसके पास वो कोई ऐसा ही स्टोर नहीं है, कोई ऐसा शेड नहीं है कि अपनी फसलों को महफूज कर सके। ठीक है, अल्लाह तवक्कल भी है, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हुकूमत की पॉलिसियाँ जो होती हैं उसके समरात काश्तकार को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम होना चाहिए, और हुकूमत की तरजीहात जो है ना वो काश्तकारी के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। दूसरा, जो जाली खादें हैं या जाली ज़रिए अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इनके चंद एक रजिस्टर्ड जो होने चाहिए, स्टोर होने चाहिए, वहाँ पे काश्तकार जाए, वो अपनी ज़रिए पासबुक लेके चले जाए, किसान कार्ड लेके चले जाए, ताकि साहब मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
था जिसने स्टॉक किया। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। किसानों के हवाले से बात करें तो किसान सारा साल अपनी फसल से जो है उनकी मोहब्बत इतनी है कि वहाँ पर मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर जो है अपनी फसल को की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की और बदकिस्मती की बात है कि जब उसके मुआवजे का वक्त आता है तो उनको उस तरह के दाम नहीं दिए जाते हैं। अगर दाम से हट के भी बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है अभी भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ का फुकदान है, वो सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है। कुछ हुकूमती पॉलिसियों की बात कर रहे थे कि हुकूमत की पॉलिसी इसमें किस तरह से इन तमाम हालात को बेहतर कर सकती है, साजगार कर सकती है, ताकि किसान के लिए उसकी खेती बाड़ी करना, उसकी काश्तकारी करना आसान हो सके। तार साहब, हम इसी वाले से बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो होनी चाहिए ताकि किसान के लिए हालात बेहतर हो सके। ये सबसे पहले तो जो 12 एकड़ से छोटा फार्मर है उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है। उसके लिए कि अगर हम बिजली, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, ज़रूरी ट्यूबवेल चलाना बहुत मुश्किल हो गया पानी बिजली के ऊपर, और अगर हम मीटर भी चलाएं, डीजल भी चलाएं तो डीजल भी बहुत ज़्यादा महंगा। तो जो सोलर की पॉलिसी आ रही है वो इतनी स्लो है कि आते आते पता नहीं 5 साल लगेंगे या 10 साल लग जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो विद इन 1 ईयर पॉलिसी अडॉप्ट होनी चाहिए, और सबसे पहले छोटे फार्मर्स को वो उस पॉलिसी का फ़ायदा होना चाहिए, और उसके रिजल्ट को देखते हुए पूरे मुल्क में वो पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, ताकि एक तो हमारी बिजली बच सके, और बिजली जो हम तेल पे बनाते हैं, तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बच जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो हम डीजल इस्तेमाल करते हैं वो भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो पीटर इंजन नहीं चलेंगे। सोलर पे हमारी पानी जरिए पानी जो हमारे चाहिए वो हमारी ज़रूरत सोलर पूरी कर देगा, तो उससे हमें काश्तकार को फ़ायदा होगा, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और उसके मसाइल, माशी मसाइल भी कम हो जाए। दूसरी चीज़ है, जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हर मार्केट का जो सेक्टर है, हम नहीं चाहते कि आड़ती को ख़त्म कर दें, मिडलमैन को ख़त्म कर दें, होलसेलर, उसका जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होना चाहिए किसी फार्मूले के तहत, कि आड़ती ने 5% लेना है, होलसेलर ने 2% लेना है, रिटेलर ने 3% लेना है, और जो पैदावार ज़राई अजनास बीज रहा है उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट इसलिए डिसाइड करना ज़रूरी है कि सीजनल है। सब्जी 3 माह की है, ठीक, गन्नम चावल ये 6 माह के हैं, मकई जो है वो 3 माह की है, जो गन्ने की फसल है वो 1 साल की है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सीजनल के मुताबिक उसकी जो ज़रूरियात है, खाद की, बीज की, ज़रूरी अद्वियात की, और उसकी जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो अपनी आवाम को और अपने काश्तकार को और सारफ को भी सस्ते नरखों में खाने पीने की चीज़ें मैसर होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अगर किसानों को जो है वो अच्छा रेट मिलता है तो वो भी खुशहाल होंगे, वो खुशहाली होंगे तो आम आवाम तक भी जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों पहुंचेंगी। अगर जैसे ताहिर साहब ने बात की है कि बिजली की कीमतें जो है वो आए रोज़ हम देखते हैं कि किस तरह से बढ़ रही हैं, फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इस टाइम पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि कितना जल्द अज जल्द जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो स्विच कर जाएँ, ताकि हम जो है वो अच्छे तरीके से, आसान अंदाज से इन मसाइल से निकल के, एनर्जी क्राइसिस से निकल के, फ्यूल के क्राइसिस से निकलकर अपनी फसलों को जो है उसकी पैदावार को बढ़ा सके। सीनियर, देखिए ये फार्मर के लिए तो मुमकिन नहीं है, या तो बैंकों के ताउन से उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें लगा के दिए जाए, फिर पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये हुकूमत का काम है ना कि हुकूमत इस तरह की फैसिलिटेट करे। जी बिल्कुल, ये हुकूमत का काम है, ये महकमों का काम है जिनके पास ढेरों बजट पड़ा होता है। क्योंकि देखें, फार्मर तो बड़ी मुश्किल से बेचारा गुजारा कर रहा है, जो उसके अखराजात है खाद पे, जो कि अभी नहीं मिल रही, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जो सर्टिफाइड बीज महंगे दामों खरीदता है, इसी तरह से जो ट्रैक्टर का डीजल है वो बहुत रेट बढ़ चुका है, ट्यूबवेल अगर वो इस्तेमाल करता है तो बहुत रेट है। तो ये सारी चीज़ें इतनी महंगी चली जाती हैं कि उसकी पैदावार प्रॉफिट में नहीं रहती। अगर ये जो ज़िम्मेदार खुद से काश्त करते हैं, अगर वो अपनी ज़मीन का ठेका निकालें ना, कि इतना ठेका निकलता और इतने पैसे बचे हैं, तो वो कम पैसे होंगे। उनका तरीका भी जो है वो मैकेनाइज्ड नहीं है, थोड़ा तरीका भी रवायती सा है, गैर रवायती नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट रेशो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करके भी पूरे साल में कुछ नहीं कमा पाते। यही वजह है, आप गौर करें कि ये कह देते हैं कि 60% लोग जो है देहात से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, जो पूरी फैमिली एग्रीकल्चर से होती है, वो कोई बंदा नौकरी कर रहा होता है, कोई बिज़नेस कर रहा होता है, कोई बाहर बैठा हुआ है, और फैमिली में सिर्फ एक बंदा एग्रीकल्चर कर रहा होता है, और वही सबसे कमज़ोर होता है। सबसे कमज़ोर लिंक फैमिली का वो है जो एग्रीकल्चर कर रहा है, ज़मीन भी उसके पास है।
और जो नौकरी कर रहा है वो उससे बेहतर है, जो बाहर गया है या इसी तरह से जो कोई अपने बिजनेस धंधे से वाबस्ता है वो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो सारे लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर गांव में जो है वो कटाई आ गई तो चंद लोग इन्वॉल्व हो गए, अब तो सारी मशीनरी इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है ना। बाकी गांव वाले जैसे पहले इन्वॉल्व होते थे वो बातें नहीं रही। आधा गांव भी किसी एक्टिविटी में नहीं होता, आधा गांव कोई ना कोई अपनी नौकरी कर रहा है और कुछ और काम चला रहा है। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये नए सिरे से पॉलिसी बनानी होगी कि एग्रीकल्चर से इतने लोग रिलेटेड हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना नुकसान में जा रहा है, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस सिलसिले में किसान तंजीमों को जो है वो साथ में उनके साथ मुशावरत करने की बड़ी ज़रूरत है। ठीक, और जैसे कि सीज़न के हवाले से अगर बात करें, आपने खाद की भी फराहमी की बात की, और थोड़ा सा हम सर्टिफाइड सीड्स पे आ जाएं, तो सर्टिफाइड सीड्स जैसे सीज़न पीक पे जब होता है तो बीज की जो फराहमी उसका फुकदान हो जाता है, तो उस सारे सिनेरियो में कितना मुश्किल हो जाता है अपनी पैदावार को बेहतर करना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जाली बीज भी आते हैं, खाद की भी आपने बात की कि जाली जो है वो खादें होती हैं, अद्वियात होती हैं जिनसे फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो बेचारे किसान की पूरी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती है। ये एक तो फसलें ख़राब होने का जो अंदेशा होता है, दूसरा होता है कि जो काश्तकार के पैसे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं जी, और मुल्क की पैदावार कम होती है। जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए हमारे पास पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास इतना स्टोर नहीं है, इतनी उसके पास फाइनेंशियली पोजीशन बेहतर नहीं कि वो पूरे पंजाब को सर्टिफाइड सीड मुहैया कर सके। उसके साथ साथ शाना बशाना चल रही हैं सीड कंपनियाँ। कुछ सीड कंपनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ सीड कंपनियों को लोग कॉपी करके उन्हीं का बीज, उनका लेबल लगा के घर से तैयार करके मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बीज शॉर्ट है, ज़मींदार को अच्छा बीज चाहिए, और कुछ ज़मींदार जो है वो साल से अपना पुराना बीज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कमज़ोर बीज होता है जिससे उसकी जो पैदावार है वो भी कम होती है। तो ऊपर से जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से हमें अवेयरनेस अपने काश्तकार को देनी चाहिए, और जो हमारे अदारे हैं उनको शाना बशाना उनके साथ खड़े होना चाहिए फार्मर के साथ, और फसलों की इंश्योरेंस करनी चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, ज़ालाबारी हो, उसका जो नुकसान है वो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी काश्तकार को दें ताकि उनका कुछ ना कुछ अजाला हो सके। और दूसरा, कानून इतना सख्त होना चाहिए कि जो जाली बीज मार्केट में लेके आए, जाली ज़रिए अद्वियात लेके आए या जाली खाद लेके आए, एक जाली है ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग है, दो इशू चल रहे हैं। तो इन दोनों इशू को कंट्रोल किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, हुकूमती इदारों ने करना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करना है। कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ जगह पे अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत दिन ब दिन हमारे काश्तकारों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आएगी, ताकि अगर काश्तकार पाकिस्तान का गरीब हो गया या वो बददिल हो गया तो हमें ज़रिए जनाह जो बाहर से हम मंगवाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला दिन ब दिन कम होने का ख़तरा है। वो तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि जो है इकॉनमी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जैसे कि हुकूमती पॉलिसी की बात करें और इस तरह से अगर मार्केट में जो है वो फेक सीड्स होंगे और जाली खादें आएंगी, अद्वियात आएंगी, वो ना सिर्फ फसल की पैदावार को जो है वो ख़राब करेंगी बल्कि वो जो है वो कंपनियों के म्यार को भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे जो सारे ग्रोह हैं जो ओरिजिनल जो सीड्स जो पैदा करती हैं कंपनियां, उनकी कॉपी करती हैं और मार्केट में जो है वो जाली खादें और अद्वियात और बीज मुहैया कर रही हैं, तो उनके गिर्द घेरा कैसे तंग किया जा सकता है, या क्या इस लिहाज से कोई हुकूमती पॉलिसी या कानून बनाया गया है या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए जी, महकमा एक काम कर रहा है पेस्टिसाइड के हवाले से, तो उनके पास मुलाजमिन की शदीद कमी है। वो अगर महीने में एक दुकान पे जाते हैं तो वापसी आते हैं उन्हें साल लग जाना है, इतना थोड़ा स्टाफ है। सजाएं कोई नहीं है, वो इस्तगासे देते हैं, पुलिस पर्चे नहीं देती, वही बंदे जो है हफ्ते बाद दोबारा से काम कर रहे होते हैं। फार्मर्स के लिए मसला ये है कि अब वो नाम देखता है और वो चीज़ ले लेता बेचारा, और दूर जाने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर तो वो शहर में आ जाए तो यहाँ से उसको अच्छी चीज़ें भी मिल जाएँ, कंपटीशन में है, लेकिन गाँव देहात में। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTN। किसानों के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए रोज़ बरोज़ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह से अगर वक्तन फ़वक्तन जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होते रहें, लोगों को किसानों को स्पेशली इस बात में ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कौन सी खाद जो है वो ओरिजिनल है, किस तरह के सीड्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह के उनके पास अल्टरनेट मुतबादिल जो है वो रास्ते होने चाहिए ताकि वो जो हमारी एनर्जी क्राइसिस हैं उनसे बाहर निकल सकें और जो फ्यूल की दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। तो हुकूमत की भी इसमें अहम जिम्मेदारी ये है कि जल्द से जल्द जितने भी हमारा एग्रीकल्चर है उसे रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करें ताकि हम अपने मुल्क की पैदावार को बेहतर कर सकें। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अब्दुर्रहमान के फ्रॉड किए जाते हैं, स्कैम्स होते हैं और किसान बुरी तरह से उसमें जो है वो मुतासर होता है। तो क्या इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है माजी में या हालिया की जा रही है? कोई पॉलिसीज़ इस तरह की हैं? सीनियर थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं। देखिए अभी जो किया गया है यहाँ पर पंजाब सीड सर्टिफिकेशन की, बल्कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की जानिब से टैगिंग की जा रही है कि जो भी सीड बेचते हैं वो टैग होगा और बाद में अगर कोई मसला आता है तो उसकी कंप्लेन होगी। लेकिन ये बड़ा स्लो प्रोसीजर है। इसी तरह से खाद अगर जाली बिक जाती है, वो लग जाती है, तो फिर फार्मर के पास अब उसको परसू करने के हवाले से या केस करने के हवाले से वक्त का बड़ा मसला है। अगर तो वो सारा दिन ज़ाया करके अदालतों के महकमों के चक्कर काटता रहेगा तो फिर तो उसका काम हो चला। महकमों की जिम्मेदारी है बेसिकली कि जाली खाद ना बिके। फार्मर ने निशानदेही कर दी, अब उसको गवाह बनाना या उसके लिए लंबा प्रोसीजर करना, उसको तो एक बाकायदा वार लड़नी पड़ती है। फिर वो अपना दिन ज़ाया नहीं कर सकता क्योंकि साथ में उसने कोई ना कोई मवेशी भी रखे होते हैं, उनके लिए भी चारा काटना होता है। तो ये उसका पूरा प्रोसीजर ख़राब हो जाता है अगर वो खुद से कार्रवाई करे। जबकि महकमे वाले जो है वो महज तनख्वाह लेते हैं। बार बार निशानदेही की जाती है कि यहाँ पर जो एक बार भर्ती हो जाता है सरकार में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बस वो रिटायर होकर जान छोड़ेगा। उससे पहले वो काम करता है नहीं करता, निकम्मा नाअहल जैसे भी है वो चलता रहेगा। उसकी कोई रैंकिंग नहीं है कि फार्मर उसके बारे में बताएं कि ये बेहतर है नहीं बेहतर। ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें ट्रांसफ़र भी हो, कोई ना कोई पोर्टल बनाना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड किसान है वो अपना फीडबैक भी दे सके ना, इस तरह ताकि एटलीस्ट जो कारकर्दगी है उसको बेहतर किया जा सके। ताहिर साहब, इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो कोई ऐसा कंप्लेनिंग सेल, कोई ऐसी ऐप मुतारिफ़ करवाई जानी चाहिए ताकि जो किसान है उसको जो भी मसाइल दरपेश हैं एटलीस्ट वो जो है अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक अपनी कंप्लेन पहुँचाए, ताकि ऐसे लोग जो महकमे में बैठे हैं लेकिन कारकर्दगी उनकी बिल्कुल ज़ीरो है, उनको जो है उनका कोई हल किया जा सके या उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, कंप्लेंट सेल भी बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन मसला है ना, मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होगा, उसको अवेयरनेस नहीं होगी, टेक्निकल चीज़ों का उसको नहीं पता होगा कि अगर मुझे जाली बीज मिला है तो मैंने किस डिपार्टमेंट में परसू करना है, उसको लेके जाना है, जिससे मेरा टाइम भी बच सके और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल सके। हमारे माशरे में इस वक्त कानून की हुक्मरानी का फुकदान है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मायूसी भी पाई जा रही है कि हमने अपना इंसाफ लेना है या अपनी शिकायत के ऊपर शिकायत का अजाला करने के लिए किसी के पास जाना है तो पता नहीं ये होना है या नहीं होना, मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो वो बंदे, कुछ लोग तो शिकायत लेके नहीं जाते। जिस तरह आप ये मोबाइल की छीना झपटी होती है या मोटरसाइकिल छीना जाता है तो कुछ लोग तो उसकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन में नहीं जाते कि इसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलना, मुझे क्या फ़ायदा जाने का, ठीक है, मेरा वक्त ज़ाया होगा। इसी तरह फार्मर्स का भी है। जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे, अदारों के अफसर फील्ड में नहीं होंगे, काश्तकार के साथ उसका रिश्ता मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक ये मामला यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। इस देखें, ये निगरान सेटअप में उन्होंने किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड आदमी को मिनिस्ट्री नहीं दी जी, ना लाइफ स्टॉक का रिलेटेड आदमी है कोई बंदा, ना एग्रीकल्चर का, फार्मर का रिलेटेड आदमी है, उसको मिनिस्ट्री देते हैं। उसको पता होता है कि उसके जो ज़मीनी हकायक हैं या जो फार्मर्स को रूट्स लेवल पे जो मसाइल हैं वो वहाँ पे डिस्कस होते ताकि उनके लिए पॉलिसी बनने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं।
जैसे आपने स्टार्ट में भी बात की थी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसानों को ट्रेनिंग देना है, अवेयरनेस देना है। और अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो आगाही का बड़ा फुकदान है। लोगों को जो है, किसानों को स्पेशली ये नहीं पता कि अगर उनको कंप्लेन करनी तो कहाँ से। तो ये ट्रेनिंग सेशन अगर हो रहे हैं तो उनका क्या स्केड्यूल रहता है, और अगर नहीं हो रहे तो कितनी ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को रूटीन का हिस्सा बनाया जा सके, ताकि इन हाउस जो भी हम बेहतरी ला सकते हैं एटलीस्ट वो तो लेके आएँ। देखिए जी, हमारे हर यूनियन काउंसिल में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक फील्ड असिस्टेंट का स्टाफ मौजूद है जी। लेकिन वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा फील्ड में, उसका काश्तकार के साथ राब्ता नहीं होगा। कहने को तो वो यूनियन काउंसिल में एज ए फील्ड असिस्टेंट है कि ताकि वहाँ से वो जो भी शिकायत हैं या जो फीडबैक है, जो मुश्किलात हैं, या किसी के कोई स्प्रे की ज़रूरत है या वहाँ पे कोई ऐसी अशरात ने हमला कर दिया जिससे फसल को नुकसान हो रहा है, उसका फीडबैक दे। लेकिन उसकी ड्यूटी कहीं और लगी होगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, काश्तकार को इंटर क्रॉप की तरफ भी जाना पड़ेगा कि एक फसल में दूसरी फसल लगाएं ताकि उससे उसके खर्चे कम हो सकें, क्योंकि खाद तो उसने डाली है, स्प्रे तो उसने डाला है, वक्त भी दिया, पानी भी दिया, तो इंटर क्रॉप से फार्मर की माशी जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तीसरी जो बात है कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंचार्ज हैं, सेक्रेटरी हैं या डीजी लेवल के लोग हैं, उन लोगों को फील्ड में जाना चाहिए, काश्तकार तंजीमों के साथ मिलके हर यूनियन काउंसिल लेवल पे, ज़िले पे नहीं, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे सेमिनार हों ताकि फार्मर्स को भी पता लगे कि ये जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको हमने अडॉप्ट करना है, इसके ये रिजल्ट होंगे। एक सीड या पेस्टिसाइड आ गया या हमारी खादें आ गई, खादों के अलावा हमें ज़रूरी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किस अच्छे अंदाज में हम कर सकें और उससे फ़ायदा क्या ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए। ये तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो किसानों को बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, उस पर हम देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाता है और उसमें कैंपेन्स बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, सेमिनार्स बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो तरीक़ेकार है, लाहे अमल है, उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जा सकता। तो अब इन फ्यूचर अगर देखें, अब मसाइल की तो बात हमने बहुत ज़्यादा कर ली कि ये मसले हैं। इन फ्यूचर इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो फौरी लेने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो किसानों को जो है उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू हो सकता है, सेमिनार्स के थ्रू हो सकता है, कैंपेन्स के थ्रू हो सकता है। सीनियर देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जो रजिस्टर्ड किसानों के नंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें वॉइस नोट भेज दिया कि ये टाइम आ गया खाद का, ये सारी चीज़ें। ट्रेनिंग भी चलती रही, लेकिन जो ट्रेनिंग में नहीं आ सकता उसको वो ट्रेनिंग का सारा मवाद जो है वो उसके वॉइस नोट के ज़रिए मिल जाए। देखिए, बेसिक चीज़ें होती हैं कि ये अभी फसल है, इसमें ये आपने डालना है, ये नहीं डालना, अगर ये बीमारी हमला करती है, इसकी अलामतें क्या हैं, इसकी निशानदेही क्या है, चीज़ों का पता होता है, लेकिन रिवाइज़ हो जाती हैं, वो फ़ायदा देती हैं। गेती आ गई, सर्टिफाइड बीज के हवाले से बता दिया कि ये बीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास ये अच्छा बीज है, आपके पास कौन सा बीज है, रवायती बीज ना लगाए। तो इस तरह से ये मोटिवेशन आ जाती है, तो सारे लोग एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, उनको बता दिया जाता है। फिर इसी तरह से जो है वो ग्रुप एक महकमे का बनाया जा सकता है, जो फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे मुख्तलिफ जो है वो फूड कंपनीज़ हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जा सकता है कि वो डायरेक्ट उधर से बेचें और डायरेक्ट ले लें, ताकि उनका जो मंडी का रोला है जो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर तो वो आड़ती भी अपना प्रॉफिट रखेगा और सारे लोग रखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से जो खाद का मसला बना किया जाए और बताया जाए कि फ़लाँ इलाकों में या फ्रेंचाइज़ पे जो है खाद अवेलेबल है, 1 नंबर खाद है, वहाँ से ज़्यादा लें, ताकि जो जाली खाद है उनकी रोकथाम भी हो सके, हौसला शिकनी भी हो। तो इस तरह से उनके साथ जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा महकमे का, ज़राअत वालों का, आम फार्मर्स के साथ, आम फार्मर का उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर के हवाले से ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उतना ही जो है वो बेनिफिट्स भी एग्रीकल्चर को देंगी। और उसमें जब ये सारी चीज़ें एक मैकेनाइज्ड तरीके से होंगी तो देखें 1 साल में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। वही ना कि हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि एक जो है वो फुल प्लान आपके पास हो, स्ट्रैटेजीज हो और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स और जो गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अभी वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से बात करें तो हमेशा से हम फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपको खेलों के मैदानों को जो है वो सजाए रखना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में ताकि आप इसको एज करियर भी परस्यू कर सको। बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज का ये जो खेलों से रिलेटेड जो सेशन है वो ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं बहुत सारे सवालों को लेकर जो है ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि हमारे पास जो है वो दो बहुत ही जो है ना अमेजिंग फीमेल प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो दूसरे प्लेयर्स को, कंपीटिटर्स को जो है वो बीट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उनसे बात करने के लिए, और ख़वातीन का खेलों के मैदान में कितना स्कोप है, वो कैसे इसको लेके आगे चल सकती हैं, अपने करियर को किस तरह से इसमें परस्यू कर सकती हैं, उसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खतीजा महरीन है, नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट शोरबोर्ड थ्रू। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच हमें और हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरी प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट कर चुकी हैं। उनकी जर्नी कैसे रही और उनका खेलों के साथ ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उज़मा आज़म है, नेशनल चैम्पियन इन हैमर थ्रोइंग और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में से आप आए। खतीजा, मैं सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करूंगी कि पाकिस्तान में इतना जो है वो फीमेल प्लेयर्स को देखा नहीं जाता है, और एथलीट्स की बात करें तो बहुत इंस्पायरिंग जो है ना वो जर्नी रहती है फीमेल्स की, स्पेशली जो लड़कियां देखने वाली हैं, ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं आप जैसे टैलेंटेड जो है ना वो टैलेंट को देख के, फीमेल्स को देख के। तो ये सफ़र, ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? सबसे पहले तो मतलब बचपन से एक तो शौक़ था कि मतलब ये फिज़िकल एक्टिविटी चलती रहती थी। उसके बाद घर वालों ने मतलब जो मेरी बड़ी आपी हैं उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह मतलब क्रिकेट में तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने फिर ये गवर्नमेंट गर्ल्स गुलिस्तान कॉलोनी वहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरी टीचर ने मुझे, जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर थे, उन्होंने बच्चों को निकाला। तो वहाँ से फिर हम सर सलीम के पास आए। तो क्रिकेट का शौक़ था, मगर फिर जब सर ने देखा कि टैलेंट है तो फिर उन्होंने ये थ्रोज वगैरह में स्टार्ट करवाया, और फिर सर की बदौलत है कि हम आज इस स्टेज पे हैं। क्योंकि सारी बात है जब आप शुरू करते हो तो आपको उतनी नॉलेज भी नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से आपका जो है सफ़र आपके टीचर तक जो है वो कैसा रहा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो कि अगर मैंने अपने स्टार्टिंग में जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जो है उसमें मिस्टेक की थी ताकि दूसरे देखने वाले नहीं कर सकें, और कैसे ईजीली जो है हम अपने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है अच्छा कोच। जो अच्छा कोच मिल जाए तो आपका, मेरे ख्याल में आपके मतलब सक्सेस के पास आपका काफ़ी मतलब जल्दी आपके लिए अप्रोच हो जाती है। इश्यूज़ के हवाले से हम बाद में, मुझे पता है जहाँ बहुत सारी सहूलियात होती हैं वहाँ इश्यूज़ भी होते हैं, उस पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले उज़मा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा खतीजा ने कहा कि उनकी बहन ने उनको सपोर्ट किया, तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको खेलों का हिस्सा बनना है और आपको जो है इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो घर वालों का, फैमिली का कैसा रिएक्शन था, उनकी क्या सपोर्ट रही है आपको इस सफ़र में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी सिस्टर बड़ी जो है वो मेरा हर चीज़ का ख्याल रखती है, मेरी डाइट का, मेरी हर चीज़ के जो विटामिन वगैरह होते हैं उसका वो ख्याल रखती हैं। मेरी बड़ी जो सिस्टर है, और मेरे 3 भाई हैं, और जो मेरा मतलब कि इस चीज़ पे मेरा ख्याल रखते हैं कि तुम स्पोर्ट्स कर रही हो, और उनको फ़ख्र महसूस होता है कि वो जब माशरे में निकलते हैं तो वो कहते होते हैं कि तुम्हारी जो बहन है वो इतना वो कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरे घर वालों की तरफ से, और दूसरी तरफ मेरे कोच की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है, जिसकी तरफ से मुझे शौक़ हुआ कि मैं गेम करूँ और आगे जाऊँ। तो उनकी मेहनत की वजह से, और उन्होंने हमें मेहनत करवाई, और उसकी वजह से तो आज मैं इस मुकाम। क्योंकि कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आपका जब ये थ्रू आउट द जर्नी स्टार्ट हुई तो किस तरह से आपने चीज़ों को टैकल किया, अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज किया, और आज अगर करंटली रूटीन की करें, अगर डेली बेसिस की बात करें तो क्या आपका रूटीन रहता है, किस तरह से आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते हो, और कोच की डे बाय डे, क्योंकि जारी बात है सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। तो उसमें पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या रूटीन रहती है? दरअसल मैं गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से अभी BS कंप्लीट किया मैंने,
तो आगे लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में सुमेरा सितार के पास में ना आगे एडमिशन लिया मैंने। तो लेकिन मेरी जर्नी ये थी कि मुझे सर का बहुत सपोर्ट था कि वो वाला शेड्यूल कि सुबह मॉर्निंग में उठना है, आपने ट्रेनिंग पे जाना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्रेकफास्ट लाजमी करना है आपने, कि वो हम लड़कियों में होता है कि हम लोग नहीं खाती, कि बस हमने जो सुबह उठ के तो चले जाना है यूनिवर्सिटी से यहाँ से समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए। तो लेकिन सबसे पहले तो मेरे कोच ने ये मना करवाया मुझे कि अगर कुछ करना है तो इसको छोड़ो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट की तरफ आई और ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर उधर जाके ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग के बाद अपनी क्लासेस भी मैनेज करनी है और उसके बाद फिर पेपर को भी मैनेज करना है। उसके बाद फिर घर जाके तो फिर घर के वो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करने होते हैं, क्योंकि खेलों में जो है वो डाइट को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है, उसमें हम बड़ी अपनी मनपसंद चीज़ें भी छोड़नी पड़ती हैं। तो खतीजा, आपका जो है वो डाइट का शेड्यूल कैसे रहता है, प्रैक्टिस का शेड्यूल कैसे रहता है, दिन के कितने आवर्स जो है वो आप प्रैक्टिस करते हो? हम सुबह 9 बजे से लेकर 1-2 बजे तक हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, तो जिसमें मतलब फिटनेस भी आती है हमारे वीक में, जिम भी होता है और ट्रैक भी होता है। तो उसके अलावा जो डाइट है, डाइट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जो हम फास्ट फूड है उसको जो छोड़ते हैं, मगर हमारे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे इन्हीं के फ्रेंड्स हो गए कॉलेज के, वो फिर हमें कहते हैं कि आप ले लें, साथ आ जाएँ, मगर थोड़ा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। बाकी स्टडी और जो गेम है, स्टडी के साथ स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक थोड़ा टफ था टाइम, क्योंकि बोर्ड का होता है सारा, तो इसके लिए फिर उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है अब कर लिया क्लियर, तब यूनिवर्सिटी में है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आप दोनों जो है वो स्टूडेंट्स भी हो, पढ़ भी रही हो, तो कितना इंस्पायर्ड होती हैं आपकी क्लास फेलोज़ और यूनिवर्सिटीज़ की, और क्या आपको देख के कोई ख़वातीन या स्पेशली लड़कियां ऐसी हैं जो स्पोर्ट की तरफ आई हैं और आपसे आके पूछती हों कि हम किस तरह से अपना जो है वो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि पहला कदम उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो हेल्दी होती हैं, तो फिर वो आके अपनी डाइट का पूछती हैं कि हम क्या खाएँ, तो जिसकी वजह से, और हमारे कोच ने बताया हुआ होता है कि वो हमें गेम्स करवा भी रहे होते हैं और हमें साथ साथ सिखा भी रहे होते हैं। ये कोच का काम होता है और वो करते हैं हम पे मेहनत ना, तो फिर हम आगे जाके अगली लड़कियों को बताते हैं और इंस्पायर होकर फिर वो भी गेम्स में आती हैं और फिर वो मेहनत करती हैं। जिस तरह हमारी जूनियर्स हैं वो फिर अब आए हुए हैं, तो वो अपनी मेहनत कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक वो कुछ ना कुछ बन जाएंगी। तो वो उनको इंस्पायर करना ज़रूरी है और होती भी हैं लड़कियां, और इनको होना भी चाहिए, क्योंकि लड़कों को देखा जाए ना, लड़के क्रिकेट में भी आगे हैं, एथलेटिक्स में भी आगे हैं, लेकिन लड़कियों को कोई इतना शौक से नहीं मतलब कि प्रमोट करता, क्योंकि उनके फैमिली वाले उनको नहीं वो देते, इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने माशाल्लाह से इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है और बहुत प्राउड की बात है और प्राइड ऑफ पाकिस्तान है आप, तो ये चैम्पियनशिप का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कब आपके कोच को लगा कि अच्छा दिस इज़ द फाइनेस्ट प्लेयर कि जिसको जो है वो इस सफ़र के लिए या इस मिशन के लिए चुना जा सकता है, और चैम्पियनशिप का आगाज़ कैसे हुआ, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा, और फिर आपने जब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो वो फीलिंग कैसी थी? सबसे पहले मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन में फमीदा अयूब के पास, तो वहाँ से इंटरवर्सिटी खेली, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर गए। पहले इंटरवर्सिटी खेली है, उसके बाद फिर नेशनल आ गई हैं, फिर नेशनल खेली है, तो नेशनल में फिर नेशनल गेम्स में फिर चैम्पियन हुए हैं, गोल्ड मेडल हुए हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब देखा ना कि ये कर सकती है और ये कर सकती है, तो फिर HEC वाले ने, जिस तरह सर जुवेद मेमन स्पोर्ट डायरेक्टर हैं और मैम सुमेरा सितार और उनके साथ जो उनके अंडर काम कर रहे हैं सारे के सारे, और स्पेशली सर जुवेद मेमन, उन्होंने बहुत HEC के लिए, स्पोर्ट्स के फीमेल्स के लिए ना बहुत उन्होंने काम किया और वो कर रहे हैं अभी भी ना। तो उन्होंने फिर कहा कि हम इनको लेके जाते हैं फेडरेशन की तरफ से, तो ये जाके तो चाइना खेल के आए। तो फिर वहाँ पे गए तो फिर बहुत प्राउड फील हुआ, वहाँ के लोग चाइनीज़ खास तौर पे फ्रेंडशिप, वो कहते हैं ना चाइनीज़ फ्रेंडशिप, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत चीज़ें हमने वहाँ से सीखी भी, और बहुत उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान में ये एक बहुत लैक करता है कि उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की जो है ना हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे हम सीख सकें, ये सबसे बड़ा है। और पाकिस्तान में एक ये चीज़ भी नहीं है कि पाकिस्तान में रूल्स फॉलो नहीं करते, वहाँ के लोग रूल्स फॉलो करते हैं, मेहनती हैं।
यहाँ के लोग मेहनती हैं, माना पाकिस्तान के लोग मेहनती हैं, लेकिन वो रूल्स फॉलोस नहीं करते, अपनी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेते हैं, थोड़ा सा बीमार होते हैं छुट्टी करके बैठ जाते हैं कि हम लोग बीमार होके तो हम लोग छुट्टी कर लें। तो वहाँ के लोग इस तरह नहीं है, और वो ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग 24 आवर करते हैं वो, मतलब कि और मुझे वो देख के अपने पैशन की तरफ आपकी डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना मेहनत करते हो। खतीजा, अगर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आप सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं, तो जब आपके हाथ में आपका मेडल आया, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आया, तो वो मोमेंट कैसा था और कितना इमोशनल रहा, और जब फैमिली के साथ शेयर किया तो उनका क्या रिएक्शन था? जब पहले तो जब जैसे ही मेडल लिया तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा तो कोच की जो मेहनत थी वो सबसे ज़्यादा याद आई है, क्योंकि वो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सर सलीम ने। तो उन्होंने मतलब जहाँ डाइट का इशू होता था, उन्होंने डाइट के लिए हमें मतलब हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं ट्रेनिंग के। कभी कभी ऐसा होता था कि हम कहते कि थक जाते कि बस अब मतलब नहीं कर सकते, मगर वो हमें इंस्पायर करते थे कि नहीं आप ये कर सकते हो, आपने उन्हें करना ही है। तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जब फैमिली को बताया तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मेरी जो दादू हैं वो आपी मामा सारे इमोशनल हो गए थे काफ़ी, मगर ये सब क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो जज्बात की एक एक्सप्रेशन ये भी होता है कि हमारे आंखों में फ़ौरन से नमी आ जाती है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सेम आपके साथ जब आपने गोल्ड मेडलिस्ट आप बनी, आपके हाथ में वो गोल्ड मेडल आया, जाहिर बात है आप मेहनत करते हो और बहुत हार्ड वर्क है इसमें, आपको दिन रात एक करना पड़ता है। तो फैमिली का कैसा रिस्पांस था और कैसे आपने अपनी वो जो खुशी थी उसको शेयर किया अपने प्यारों के साथ? फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश थे मेरे कोच, जो सर सलीम हमें ट्रेनिंग करवा रहे थे ना, वो सबसे ज़्यादा खुश थे। और उनका ये ख्वाब था कि मैं जो हूँ वो मेडलिस्ट बनूँ, क्योंकि जो पिछली नेशनल हुई ना तो उसमें मैं 4th नंबर पे आई थी। तो तब उनको बहुत दुख हुआ कि उनको सही कि इसने इतनी मेहनत की हुई है, ये क्यों इस तरह हुई है ना। तो डिसहार्टमेंट भी हुई कि इतनी मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं। वो कहते हैं ना कि पहली दफ़ा आप अपनी लक आजमाते हैं और दूसरी दफ़ा आप अपनी मेहनत आजमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दोबारा से मेहनत की, उन्होंने मोटिवेट किया, और उसके बाद फिर से नेशनल गेम्स में फिर मैंने वो मेडल लिया, और फिर सबसे ज़्यादा खुश वो थे, मेरे से भी ज़्यादा खुश जो मेरे कोच थे। क्योंकि हर जो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, कामयाबी का टाइम होता है। कभी इंसान गिरता है, जब गिर के उठता है तो उसकी वो जो जीत का मज़ा होता है ना, क्योंकि वो एक बार वो जो फेलियर को चक के दोबारा से वो जीत की तरफ आता है, तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू करता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको होता है। थोड़ा सा अगर पाकिस्तान में बात की जाए ख़वातीन की खेलों के लिहाज से, तो आज भी इंटरनेशनल अगर फॉरम की बात की जाए तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है ना रुझान बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किस तरह ख़वातीन ने जो है वो खेलों की तरफ जाना है या उसको एज करियर परस्यू करना है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो क्या लोगों को उसके बारे में पता नहीं है? नहीं, अगर आप HEC में आते हैं और आप अच्छे प्लेयर हैं तो HEC आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे कि वो आपको कैंप में भेज देगी, तो वहाँ से आपको आपका वो आता रहेगा डे का, वो आपको पैसे देते रहेंगे, और फिर मतलब कि आप उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनका खाना वगैरह हर चीज़ फ्री होती है, ठीक है। और वही वाली बात कि सर जो है बहुत कुछ कर रहे हैं HEC के लिए, क्योंकि वो HEC के डायरेक्टर हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे बाकी नहीं पता कि वो आपटा का नहीं पता, मुझे आर्मी का इतना ज़्यादा नहीं पता, मुझे नेवी का नहीं पता, तो मुझे पता है तो सिर्फ HEC का पता है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी उनमें नहीं पढ़े। लेकिन HEC बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्ट करती है आपको स्टडी में भी सपोर्ट करती है, आपको आपकी फीसिस में भी सपोर्ट करती है, क्यों आप फीस देते हैं, बाद में आपके गेम्स में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको वो भी पूरा करके देती है। और ये कुछ लड़कियों को नहीं मालूम, मतलब वही ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इतनी अवेयरनेस अभी भी ख़वातीन में नहीं है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कि लड़कियाँ जो है वो स्पोर्ट का हिस्सा बनती हैं। तो क्या इसको खतीजा एज करियर आप इसको परस्यू करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो? इससे अर्निंग वगैरह का अगर हम स्कोप देखें तो कितना खेलों से जुड़कर आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? कॉलेज लेवल की अगर बात करें तो कई लड़कियां, मतलब जब हम कॉलेज लेवल का कंपटीशन करते हैं तो कई लड़कियां ऐसे होती हैं जिन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता है, कि वो हमसे आके पूछती हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी टेक्निक है, तो वो हमसे आके पूछती होती हैं। तो उसके अलावा जो अपना ये कॉलेज हमें स्कॉलरशिप देता है, वो हमें मतलब सालाना स्कॉलरशिप देता है, अगर हम विन करते हैं तो इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। खेलों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। स्पेशली पंजाब की बात की जाए, फैसलाबाद की बात की जाए तो हमारी सरजमीन से बहुत सारे ऐसे हीरे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है और हमारे लिए वो बाइस फ़ख्र हैं। आज ख़वातीन के हवाले से हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि वो किस तरह खेलों का हिस्सा बन सकती हैं, अपने करियर को किस तरह से परस्यू इसमें कर सकती हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लिए हैं। और बहुत सारी अभी बात करने से मुझे पता चला है कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी जाती हैं, आपके एजुकेशन में आपको सपोर्ट किया जाता है, आपके खेलों में आपको सपोर्ट किया जाता है। सारी बातें जहाँ बहुत सारी सहूलियात होती हैं वहाँ बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अभी हम स्पेशली बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसी लड़की जिसको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, तो वो कैसे अपने करियर का आगाज़ कर सकती है, खेलों का आगाज़ किस तरह से कर सकती है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। खतीजा बता रही थी कि किस तरह से कॉलेज लेवल पे जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो खेलों का हिस्सा बन सकती हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो अवेल कर सकती हैं। सबसे पहले जब इंटर बोर्ड जो कॉलेज कंपटीशन होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर कोई अच्छी लड़की निकलती है तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो कॉलेज लेवल के जो कॉलेज के होते हैं कोचेस, वो उन तक अप्रोच करते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो अगर कोई अच्छा टैलेंट निकलता है तो फिर वो उसको तराशते हैं और उसको आगे लेकर भी चलते हैं। तो फिर इसी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल तक वही ना कि जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि पैशनेट होना, डेडिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर थोड़ा सा आपके खेल की बात की जाए, हैमर थ्रोइंग की, तो मतलब सुनने में बड़ा ही मज़ेदार सा लगता है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि ये खेल किस तरह से खेला जाता है और किस तरह से मतलब आपने इसमें अबूर हासिल किया। हैमर थ्रो एक ना एथलेटिक्स का इवेंट है। तो ये ना एक थ्रो करते हैं, एक बॉल होती है 4 kg की, तो उसके साथ ना तो चक्कर लेके तो ना वो थ्रो करते हैं। देखा जाए तो ये इसकी टेक्निक जो होती है वो वर्ल्ड की मुश्किल तरीन टेक्निक इसकी होती है, इसकी और एक पोल वाल्ट, ये दो जो हैं जो एथलेटिक्स के इवेंट है इनकी सबसे मुश्किल टेक्निक होती है। तो ये आहिस्ता 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 आप करेंगे तो आपको आसान लगेगा, वो अगर आप नहीं करेंगे तो वही वाली बात है कि वो मुश्किल होगा, सबके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे को ख़ास तौर पे जो पढ़ रहे हैं तो उनको आना चाहिए इसके अंदर और उनको अपनी यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाना चाहिए, अपने कॉलेज को आगे लेके जाना चाहिए, ताकि फिर कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटीज़ वाले आपकी इज्जत करते हैं। और सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि वो आपकी इज्जत कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक HEC ने हमेशा यही कहा है कि आप लोग करो, हम आपके पीछे हैं। तो और हम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वही वाली बात आ जाती है कि उस्ताद का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बेशक बहुत इतना ज़रूरी है कि आप अकेले कोच के कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे कोच एक छुट्टी कर ले तो हमें पता होता है कि हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, रियलिटी है। और जब वो आ जाए तो हमें पता होता है, हमारी बस भी हो रही हो तो हमें पता होता है कि ये काम करना है हमने। तो ये चीज़ ना बहुत करती। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि आप बिल्कुल अपने कोच पे डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे आप हैं माशाल्लाह, आपने मेहनत अपनी भी की है, आपको पता है कि अगर आपके कोच सम टाइम हो जाता है कि वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको पता है कि आज के मेरे दिन का ये टास्क है या उन्होंने जो मुझे चीज़ें सिखाई हैं मैं उस चीज़ों को दोबारा से कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ये जो खुद का पैशनेट होना, खुद का जज्बा है, ये प्लेयर्स में होना बहुत ज़रूरी है। ये होना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोग मैच्योर अभी हुए हैं जाके, ठीक है। पहले सर के पास बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो मतलब कितने बड़े नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी की वहाँ मैं लड़की थी कि जो सर के पास पहली दफ़ा गई, तो उन्होंने क्योंकि बच्चों को जब छोटे से सिखाओ ना तो वो पिक कर जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो पिक नहीं करते, वो बहुत मुश्किल से पिक करते हैं। तो अब उनको यही था कि करेगी भी कि नहीं करेगी, करेगी भी। और काफ़ी लोगों ने उनको बोला कि ये नहीं करेगी, ये नहीं कर सकती, ये पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, बहुत से सवालात होते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी करवाया और हम डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। हाँ, वही ना कि हम पूरा उस्ताद पे ही रिले कर जाते हैं कि अगर वो जो करवा रहे हैं के मामले में, अपनी डाइट के मामले में हम सर पे ही डिपेंड कर सकते हैं, हम लोग खुद नहीं कर सकते। अगर सर छुट्टी कर ले ना, 2 से ज़्यादा छुट्टियां कर ले, हम कहते हैं यार ये काम हम कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं। रियलिटी है ये, रियलिटी मैं बता रही हूँ, ये होता है और ये हर प्लेयर्स में होता है। और कि हम लोग वो जिसको कहते नहीं है कि डंडी मार लें इस तरह ये हमारे साथ होता है। और हम हर चीज़ जो होती है वो कोच पे, एक शौक एक अपना होता है। जब इंसान कुछ बन जाता है ना तो उसको होता है कि मैं अब कुछ बन गया हूँ, अब मुझे कोच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप गलत होते हैं, उस टाइम पे आप कोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और वो कोच अगर आपका उस टाइम पे मौजूद ना हो तो आप उस टाइम पे कुछ नहीं होते हैं, आप जीरो हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये इस चीज़ का कोच का होना बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी डायरेक्शन जो है वो सही रहे। जारी बात है, आपकी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को आपकी कामयाबी नज़र आती है, लेकिन कहते हैं ना कि पैरों के छाले किसी को दिखाई नहीं देते। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ का भी बहुत जो है ना वो फुकदान है पाकिस्तान में। उतनी अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट को लेके या किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बाकी की भी बात करते हैं तो गवर्नमेंट उस तरह से जो है वो प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करती है। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा रुझान है तो क्रिकेट टीम्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन बाकी खेलों को हम देखते हैं तो उस तरह से उनको मुकाम या उनको वैल्यू हासिल नहीं है। तो एज़ प्लेयर खतीजा, मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से चैलेंजेस है, ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना है? सबसे पहले तो जब हम ट्रेनिंग जो करते हैं, इवन कि हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता कितनी हार्ड ट्रेनिंग हमारी चल रही है। उसके बाद घर जाके जो घर के काम होते हैं वो भी फिर करने पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है बॉडी। और जैसे कि अब क्रिश्चियन कम्प्लेक्स है, वो उसका सर हमें अपनी इनकम से इवन कि हमारे ऊपर वो लगाते हैं, बहुत ज़्यादा रेंट पे करते हैं ये क्रिश्चियन का, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हमें डाइट का करते हैं। और अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ नहीं है हमारे ट्रेनिंग के लिए तो वो इवन के अपनी इनकम से ही वो हमें ला कर देते हैं, और इसके लिए हम सर का जितना भी शुक्रिया अदा कर सकें वो कम है। तो मगर सर हमसे सिर्फ परफॉर्मेंस मांगते हैं कि आप परफॉर्मेंस दें तो आपके लिए मैं आपको आगे लेके चलूँगा। अगर हमारे लिए गवर्नमेंट अगर जो जितना सर हमारे लिए करते हैं उसका हाफ भी कर दे तो हम आज कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। सर सिर्फ इतना हमें करते हैं और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल तक कम्पीट करते हैं, और जैसे उस्मा इंटरनेशनल तक कम्पीट किया। अगर हमें गवर्नमेंट भी फैसिलिटाइज करे तो हम काफ़ी और अच्छा करें, इंटरनेशनल तक सारे बच्चे जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो। और आपकी परफॉर्मेंस जैसे सर की बात की, वो तो अपने इनकम से किसी ना किसी तरह आपको पूरा कर रहे हैं, हर किसी प्लेयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है ना वो अपने मुल्क को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सको। क्योंकि उस्मा आपने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्मेंस दी है, तो अगर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं कि हमारी कंट्री अभी दूसरी कंट्री से कहाँ बेहतर है और कहाँ जो है उसे मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ट्रेनिंग पे। उनको कोई दूसरा काम नहीं होता, उनको बस उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। और हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी है, घर जाना है, काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, हम लोगों को ये काम होते हैं, ठीक है। उनको ये काम नहीं है, उनको ये काम है कि उन्होंने ट्रेनिंग करनी है और बस ट्रेनिंग करनी है। उनका पूरा खेल पे फोकस है, ट्रेनिंग करनी है और खाना है, उनका ये 3 काम है, ठीक है। उनके सारे काम हो जाते हैं अपने आप ही। वो माशाल्लाह इतने जिस तरह अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, मतलब कि उन्होंने बहुत तरक्की की हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम उसके मुकाबले में कुछ नहीं। हमें तो घरेलू परेशानी नहीं करती, तो थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम लोग बिल्कुल गेम के अंदर ज़ीरो हो जाते हैं। तो उनको ये टेंशन सही है। प्लेयर का मेंटली फिट होना, मेंटली स्टेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है? आपके बहुत ज़रूरी है। 100% आपको आपके दिमाग का जो है ना वो सही होना, और आपको प्रेशर नहीं लेना। कि अगर आप प्रेशर गेम के दौरान प्रेशर ले जाते हैं ना तो आप ज़ीरो हैं। प्लेयर का ग्राउंड में जाके पता लगता है। और हम लोग बाहर बैठे ना बड़े आराम से कह देते हैं पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर ले लिया, लेकिन उस जगह पे आके देखो तो पता लगता है कि प्रेशर किस चीज़ का है। क्योंकि जब आप खेल रहे होते हो उस टाइम पे आप पे वैसे ही खेल कोई हार जीत को लेके भी प्लेयर पे जो है एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, उसकी मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं हैमर थ्रोइंग की, तो आपका इसमें इंटरेस्ट किस तरह से आया? क्योंकि आप जब खेलों के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारे खेल और भी हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ थी कि आपको जो है वो हैमर थ्रोइंग ने जो है वो अट्रैक्ट किया? हैमर थ्रो दरअसल मेरे कोच ने सेलेक्ट की थी मेरे लिए। अच्छा। मैं बहुत हेल्दी होती थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती थी, और उन्होंने फिट करवा के तो उन्होंने ना मैं एक चीज़ दूंगा तुमने वो करना है। और मुझे भी ज़रा शुरू में होता है ना कि हमें शौक होता है कि हम ये कर रहे हैं, ये कैसे होगा, ये किस तरह करते हैं, तो वो करते ना उसमें शौक हो गया। और यकीन माने शौक अभी तक है कि हम उस चीज़ में। और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत तसल्ली से आपकी सारी स्टोरी सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगी क्योंकि वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। खेलों के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह आज की दुनिया में जो है हमारी लड़कियां जो हैं वो लड़कों को पछाड़ के जो है हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं। इसी तरह खेल के मैदान में भी वो आगे आगे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि उनको फुल सपोर्ट हो फैमिलीज़ की तरफ से, उनके कोचेज़ की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से एंड स्पेशली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें और झंडे गाड़ सकें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे पास आज हमारे नेशनल और इंटरनेशनल 2 स्टार्स मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। उनकी जर्नी हमने आपके साथ शेयर की ताकि आप इंस्पायर हो सकें, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो खेल के मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। उसमें मैं बात कर रही थी कि आपकी जर्नी की कि किस तरह से आपका हैमर थ्रोइंग में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और क्योंकि जैसे आपने ब्रेक से पहले बताया कि आपके कोच ने आपके लिए ये चीज़ सेलेक्ट की, तो उससे पहले आपको क्या इसके बारे में थोड़ी नॉलेज थी कि क्या खेल है, किस तरह से इसे खेला जाता है? नहीं, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि हैमर थ्रो क्या होता है और एथलेटिक्स क्या होती है, मुझे नहीं मालूम था। मुझे क्रिकेट में ज़रा था इंटरेस्ट, लेकिन बस वही यूनिवर्सिटी में जाना, टाइम पास करना, कुछ भी नहीं करना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोच ने ज़रा सख्ती की, तो मुझे था कि ये क्या हो गया। और मेरी HOD ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैम हमीदा ने, कि तुम कर लो ना, तुमसे हो जाएगा। और जब इंटरवर्सिटी में फर्स्ट मेडल लेके आई तो सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी HOD खुश थी क्योंकि हमारा पहली दफ़ा गोल्ड मेडल आया था GC का। और उसके बाद मेरे कोच बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता ना तो वो चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो गया और उसका शौक़ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब तो जुनून है कि बस किसी ना किसी तरह इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाए हम लोग ना। तो बस उनको बीट करना है कि हम उसको बीट कर सकें, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़रूरी है। हाँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट ज़रूरी है, आपका फिट होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर थोड़े से डाइट के हवाले से और थोड़ी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से बात करें तो खतीजा, दिन का कितना हिस्सा जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम आपको जो है ना वो अपनी सपोर्ट को देना चाहिए? कितने घंटे की आप प्रैक्टिस करते हैं, कितनी वो हार्ड होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको बताई जाती हैं ताकि कोई सवेयर किस्म की इंजरीज भी ना आए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखते हो? सुबह जैसे हमारी काफ़ी टाइम तक मतलब 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ट्रेनिंग रहती है। उसके अंदर हमारा काफ़ी हार्ड सेशन रहता है, फिटनेस का भी, जिम का भी। तो जब हमारा कितने आवर्स के लिए आप करते हो ट्रेनिंग? तकरीबन 7-8 घंटे के लिए करते हैं। तो हमारी मतलब जो काफ़ी लंबा टाइम आपको जो है वो देना पड़ता है। बीच में वो सर रिकवरी के लिए भी टाइम देते हैं हमें थोड़ा सा। उसके अलावा हमारा टेक्निकल इवेंट है तो उसमें तो सर का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ना हो तो हमारी टेक्निक अगर थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो हमें या तो हमारी मतलब परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है या इंजरी का सबब बन जाती है। तो अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो हम सबसे पहले सर से करते हैं। तो फिर वो हमें मतलब थोड़ी एक्सरसाइजें बताते हैं कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए। और सारा वो हमें मतलब डाइट का भी अगर हमें कोई इश्यू होता है तो हम उनसे बात करते हैं, तो वो हमें डाइट के लिए भी हमें गाइड करते हैं कि इस चीज़ को इस तरह नहीं, इस तरह से लेकर जाना चाहिए आपको। अगर आप ही के कॉम्प्लेक्स की बात की जाए कि जहाँ पे मतलब आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं और कितना मतलब वो आप देखती हैं कि उनमें से कोई किसी प्लेयर में इतना पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान के लिए और खेलों के लिए सर्व कर सके? जी बिल्कुल। ये जिस तरह हमारी वापटा की लड़कियाँ तस्लीम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, मिल्हान, जवेरिया, महानूर, एमन हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा कि वो इंटरनेशनल लेवल तक खेले। और क्योंकि वो पाकिस्तान की चैम्पियन भी हैं और वो पाकिस्तान इंटरनेशनल भी खेलें। और लेकिन कुछ होता है कि हमें वापटा का इतना ज़्यादा नहीं मालूम, हमें आर्मी का नहीं मालूम, क्योंकि हम अभी HEC में तो हमें HEC का ज़्यादा मालूम है ना। तो बस उनका होता है कि हम उनको देखना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और हमारे लिए हमारे सीनियर्स की फ़ख्र हम महसूस करें कि वो सीनियर्स हैं और हमारे लिए वो से फ़ख्र हो और हम उनको देख के मोटिवेट हों। और अभी भी वही ट्रेनिंग सेशन जो उनका चलता है और वो हमें भी करवाती हैं। हमें थोड़ा सा भी मसला आता है वो हमें बताती भी हैं। कोच के साथ साथ वो भी कोच के साथ साथ खड़ी हुई हैं, वो भी हमें सारा कुछ करवाती हैं। लेकिन ये है कि कोच उनको बताते हैं तो फिर वो आगे हमें करवाती हैं। और तकरीबन 25 से 30 लड़कियां हमारे कॉम्प्लेक्स में हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसमें से वापटा की भी हैं, आर्मी की भी हैं, HEC की भी हैं, कॉलेज की भी हैं, स्कूल्स की भी हैं। आपस में सबका कनेक्शन कैसा है? कभी ऐसे वैसे तो आप लोग स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग करते हो, लेकिन कभी अगर कोई इवेंट आ जाता है जैसे बर्थडेज आ गई, सेलिब्रेशन आ गई, तो उस टाइम पे फिर कैसा माहौल होता है और आपस में कैसी सबकी बॉन्डिंग है?
बर्थडे तो वैसे सेलिब्रेट नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम ट्रेनिंग से छुट्टी लेके तो नहीं, कभी होता है ना कि कभी चीट मील खाने का दिल चाहा, कभी कोई मीठे का शौकीन है तो कोई खट्टी मीठी किसी और चीज का चलता है। हाँ। मतलब कि इतना सा एक वीक में हमारा एक दफा हो जाता है कि हम लोग कुछ मीठा, मतलब कि खासतौर पे जिम के बाद मुझे केविंग होती है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, कि जिम है और मैं जो कुछ मीठा खाना है, और तो मैं या तो ये इधर से जाके तो मैं वो गुलाब जामुन लेके खा लूंगी या कुछ खा लूंगी ना, लेकिन हमारे बैग में दलिया पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने लंच करना होता है। मेरे बैग में चॉकलेट्स पड़ी हुई होती हैं कि थोड़ी सी अगर इस तरह हो तो मैं चॉकलेट्स ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। और चीट हम लोग करते हैं सर, ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन सर कहते हैं जो आप लोग खा रहे हैं मतलब कंट्रोल में सब चीज़ें जो है वो उसको बैलेंस रख के चलना चाहिए, क्योंकि स्पेशली फीमेल की बात करें तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जब लड़कियाँ बाहर निकलती हैं तो आज भी जो है ना वो उनको बहुत सारी चीज़ों का मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे जो बिहेवियर्स है ना, बिहेवियर हरासमेंट है वो बहुत है, मतलब ताड़ना, छेड़ना, और जैसे भी आप बाहर निकलते हो तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लड़कियां, तो वो सारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं, जो हरासमेंट है लड़कियों को लेके आज भी हमारे माशरे में, मतलब उस सब चीज़ों को कैसे आप टैकल करते हो? कितना मुश्किल था स्टार्टिंग में, अब तो जारी बात है आप उस लेवल पे हो कि शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो नई मतलब लड़कियाँ हैं, जो प्लेयर्स आ रही हैं, जारी बात आप आते जाते हो तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो, हैंडल कैसे करते हो इन सब? जैसे कि खदीजा बाइक पे आती है, मैं बाइक पे आती हूँ, हम लोग अपना ट्रेनिंग जो सेशन है बाइक पे करते हैं, लेकिन इस मामले में जो बाकी लड़कियां हैं ना उनको स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको आगे से पता होना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है आपको, आप उसको नोच के ना खा जो कि वो कहे क्यों, मतलब कि देखें आपको इतना होना चाहिए, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी ने कुछ छेड़ दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो आप रोते रोते घर आ जाओ और अपनी अम्मी अब्बू को बताना शुरू कर दो, उनको भी टेंशन, और फिर वो भी रोक लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या उज़्मा और खतीजा डे 1 से इतनी स्ट्रांग थी, या टाइम के साथ साथ जो है वो आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, हम लोग शुरू से स्ट्रांग नहीं थे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं थी ना, मैं बहुत इतनी वो नर्वस होती हूँ कि बस शुरू में था कि पता नहीं कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, क्या करूँगी मैं वहाँ पे जाके, कोच कैसे होंगे, और मतलब कि सारा वो दिमाग में चलता था, और नर्वस होती थी कि जिस तरह के हालात थे जी, जिस तरह के लोग थे, जिस तरह का माशरा था हमारा, कि आते जाते को छेड़ना ये वो, लेकिन एक दो दफ़ा डर लगा है, उसके बाद फिर मैं वो ठीक हो गई हूँ, और फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता कोच ने बताया, स्ट्रॉन्ग किया। और कोच का काम सिर्फ कोचिंग नहीं होता, आपको स्ट्रॉन्ग करना उनका काम होता है, आपको फिट करना उनका काम होता है, आपको मतलब कि हर काम जो घर वाले करते हैं ना वो कोच का काम होता है। मतलब आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग, तो जारी बात है आपको खेल कर ही देता है। तो खतीजा, जैसे उस्मान ने बताया कि वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इतना स्ट्रांग नहीं थी, टाइम के साथ तो अब तो माशाल्लाह से अब कोई बात करके जाए तो जाए कहाँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सारी चीज़ों को लेके? मतलब जारी बात है घर से अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी नज़रें होती हैं, बहुत सारे लोगों के रवैये होते हैं, इग्नोर कर देती हैं, जवाब देती हैं, किस तरह से रिएक्ट करती हैं? मेरी तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से मेरा तो ये डर बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कभी हुआ है। तो उसके अलावा अगर कोई इस तरह बात वगैरह करता है तो पहले तो इग्नोर करती हूँ, मगर कोई ज़्यादा बात करता है तो फिर उसको जवाब देना तो फिर बनता है। तो इस हवाले से आप हमारी देखने वाली भी जितनी लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर वो खेलों के मैदान में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और अगर किसी के घर वाले नहीं मानते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार, किस तरह से वो उनको कन्विंस करें ताकि अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे पास हैं तो हमें ज़रूर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए? उसमें आपसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो जिनके वालिदैन उनको आगे नहीं आने देते बच्चियों को, खास तौर पे लड़के तो कुछ भी कर लेते हैं ना, लड़कियां नहीं कर सकती, तो उनको मेरे ख्याल से वालिदैन को परमिशन देनी चाहिए उनको, और उनको आगे आना चाहिए। वो वालिदैन की भी वो माने, ये नहीं है कि वालिदैन के साथ बदतमीजी करें, नहीं हमने स्पोर्ट्स करनी है, नहीं, वालिदैन की इजाज़त के साथ आए और वालिदैन का भरोसा बना के आए, क्योंकि कोई भी काम आप करना चाहते हो उसमें पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है। अल्लाह करे कि
कि आपके लिए मज़ीद चीज़ें आसान हो और आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के नाम को इसी तरह से प्रमोट करें। खतीजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और आपकी भी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। और पाकिस्तान में हमारी फीमेल्स को, स्पेशली बेटियों को बढ़ चढ़ के जो है वो खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वालिदैन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कहाँ से सपोर्ट सिस्टम लेंगी। तो कोशिश करें कि आपकी बेटी का जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, स्पेशली अपनी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करना और उनको खुद मुख्तार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।